ओम शांति एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू यू। मैंने सोचा था कि आज से हम नाउन यानी संज्ञा के बारे में सीखेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वाक्य रचना की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वो भी एक दो दिन नहीं, बीच बीच में बार बार करनी पड़ेगी, वरना आपको प्रैक्टिस नहीं मिलेगी और आप सही तरीके से वाक्य नहीं बना पाएंगे। तो आज मैं आपको नया कुछ भी नहीं सिखाता हूँ। हम वाक्य की रचना कैसे की जाती है इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए मैंने कोई भी पीपीटी फाइल नहीं बनाई है। मैं आपसे बात करूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो आपके सामने ही मैं लिखते जाऊंगा। इस वजह से मैं ये आज की मेरी जो भी पीपीटी फाइल है वो स्लाइड शो में नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा। लेकिन जरूरत रही तो स्लाइड शो में भी आपको एक दो मिनट दिखा दूंगा और एंड में तो ये फाइल आपके पास आ ही जाने वाली है। सबसे पहले जो कल मैंने आपको वाक्य दिए थे उसके ये जवाब है। आज सुबह मैंने ये फाइल अपलोड की है टेलीग्राम पे, तो आपने ये देख लिया होगा और अब खुद अपने जवाब इस जवाब से मैच कर ले, देख ले, चेक कर ले, सेल्फ चेकिंग खुद चेक कर ले और कहाँ आपकी गलती होती है, कहाँ गलती हुई है और ये गलती क्यों हुई आप समझ पाते हैं कि नहीं, ये सब खुद समझ के अगर आप मुझे कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे आज या कल कभी भी जब भी चाहे तब लिख सकते हैं। मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको। आज सुबह मैंने टेलीग्राम पे डिटेल में समझाया है कि वाक्य कैसे बनता है। ये लिखने का उद्देश्य ये था कि आपको एडवांस में पता चले मैं आज क्या बात करने वाला हूं। मैंने एक चार्ट में आपको दिखाया था कि क्रियापद को कॉन्जुगेट करने के लिए हमें चार चीजों का ध्यान रखना है। एक है टेंस यानी काल, दूसरा है आस्पेक्ट, तीसरा है पर्सन और चौथा है एकवचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल। इन चारों चीज से कॉन्जुगेशन पे असर पड़ सकता है। सबसे पहले हम हिंदी की वाक्य रचना देख ले जो मैंने लाल अक्षर में लिखी है। हिंदी में पहले सब्जेक्ट आता है, इंग्लिश में भी पहले सब्जेक्ट आता है, लेकिन हिंदी में सब्जेक्ट के बाद यानी कर्ता के बाद ऑब्जेक्ट आता है, कर्म आता है। अगर हम सीरियल नंबर 1 का हिंदी वाक्य ले तो मीना कपड़ा धोती है। इंग्लिश में थोड़ा फर्क होता है, ऑब्जेक्ट पीछे चला जाता है, वर्ब आगे आ जाता है। मीना धोती है कपड़े, मीना वॉशेस क्लोथ्स। मुझे नहीं लगता कि ये समझने में आपको कोई तकलीफ हुई होगी, कोई कठिनाई हुई होगी और आपकी सारे प्रॉब्लम्स, आपकी सारी तकलीफें वाक्य की रचना में होंगे, जो मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। मेरे पास लिखा हुआ कुछ भी नहीं है आज। सबसे पहले हम टेंस पे आते हैं, काल। आप कोई भी हिंदी वाक्य लेंगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें अकर्मक क्रियापद होने की वजह से सिर्फ 2 या 3 ही शब्द हो या लंबा वाक्य हो, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसे क्रियापद मिलेंगे जिससे आप जान सकते हैं कि यहाँ बात भूतकाल की हो रही है, वर्तमान काल की हो रही है या भविष्य काल की हो रही है। मीना कपड़े धोती थी, ये थी की वजह से पता चलता है कि यह भूतकाल की बात है। मीना कपड़े धोती है और मीना कपड़े धोएगी, तो ये इनसे ही हमें पता चल जाता है कि हम किस काल की बात करते हैं। जब आप हिंदी का कोई भी वाक्य इंग्लिश में भाषांतर करें तो सबसे पहले आपको उसका काल नक्की करना है
कि हमें कौन से काल में लिखना है, वर्तमान काल में, भूतकाल में या भविष्य काल में। मेरे हिसाब से ये भी इतना कठिन नहीं है। इसके बाद हमें और कोई शब्द को ढूंढना है जिससे हमें पता चले कि यहाँ सिंपल एस्पेक्ट की बात होती है, कंटिन्यूअस एस्पेक्ट की बात होती है या परफेक्ट एस्पेक्ट की बात होती है। सिंपल एस्पेक्ट वो है जिसकी क्रिया हम हर रोज करते हैं, रेगुलरली यानी नियमित रूप से करते हैं, ज्यादातर वो क्रिया करते हैं और मुख्यत्वे वो क्रिया करते हैं, जिससे हम कह सके कि ये क्रिया लगभग हर रोज होती है या हफ्ते में 5 दिन होती है। समय का कोई बंधन नहीं है। अगर आप मंदिर में हफ्ते में एक ही बार भी जाते हो तो वो भी नियमित क्रिया है। समझो कोई स्त्री या पुरुष हर सोमवार को कोई मंदिर में जाता है तो ये नियमितता है, ये नियमित क्रिया है, इसके लिए भी सिंपल एस्पेक्ट आएगा। कोई महीने में एक बार लाइब्रेरी जाता है तो ये भी सिंपल एस्पेक्ट आएगा, क्योंकि ये भी नियमित है, मैं महीने में एक बार जाता हूँ लाइब्रेरी। कोई साल में एक बार है, एक साल में एक बार अपना मेडिकल चेकअप कराता है, उसका नियम है एक साल में एक बार मैं मेरा मेडिकल चेकअप कराऊंगा, तो ये भी नियमितता है, इसके लिए भी सिंपल एस्पेक्ट आएगा। सिंपल एस्पेक्ट का संबंध ये बात से नहीं है कि ये क्रिया हर रोज होती ही नहीं, नियमितता होनी चाहिए, चाहे वो हर रोज हो, हर हफ्ते हो, हर महीने हो, हर साल हो। एक बार आपने नक्की कर लिया कि ये कौन सा काल है और कौन सी क्रिया है, कौन सा एस्पेक्ट है, तो उसके बाद कॉन्जुगेशन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और इससे आपकी कोई गलती नहीं होगी कॉन्जुगेशन में। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान हमें पर्सन पे रखना है। फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष। इसमें कई बार लोगों को गलतफहमी होती है, मेरे विद्यार्थियों को भी होती है। पुरुष कौन सा है, पहला, दूसरा या तीसरा, ये नक्की करने के लिए हमारा ध्यान उस कर्ता पर होना चाहिए जो ये क्रियापद में लिखी हुई क्रिया करने वाला है। समझो मैं बोलता हूं, आप सुनते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा आई यूज करूंगा। ठीक है, मैं बोलता हूं और आप सुनते हो, मैं आई हूं, आप यू है। लेकिन अगर कपड़े धोने की क्रिया मीना करती है तो मीना न मैं हूं न आप है, तो वो ऑटोमेटिक तीसरा पुरुष हो जाता है, थर्ड पर्सन हो जाता है। और मीना स्त्रीलिंग है, इसलिए हम उसके लिए या तो मीना शब्द का उपयोग करेंगे या शी का उपयोग करेंगे। तो जब बोलने वाला खुद कार्य करता है तो वो फर्स्ट पर्सन में बात करेगा। समझो कपड़े मैं ही धोता हूं और मैं ही आपको बताता हूं कि मैं कपड़े धोता हूं, तो मैं आई बोलूंगा, आई वॉश द क्लोथ्स। अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कपड़े धोते हो, तो आप सेकंड पुरुष है और क्रिया भी आप ही करते हैं, तो कर्ता के स्थान पे यू आएगा। लेकिन कपड़े धोने की क्रिया न तो मैं कर रहा हूं न आप कर रहे हैं, तो आई और यू का आने का प्रश्न ही नहीं आता। जो क्रिया करता है वो न मैं हूं न आप है, इसलिए वो तीसरा पुरुष, थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष है। तो उसके लिए हमें ही या शी या इट इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर बहुवचन है तो दे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब भी आप पर्सन सिलेक्ट करते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपका ध्यान उस पे होना चाहिए जो क्रिया करने वाला है। क्रिया के बारे में बोलने वाला या क्रिया के बारे में सुनने वाला, इसका कोई महत्व नहीं होता। और फिर एक वचन बहुवचन तय करना इतना मुश्किल नहीं है, यह आसानी से हो जाता है। अब हम आते हैं क्रियापद पे, जिसके बारे में आज तक हमने बहुत कुछ सीखा।
एक वाक्य में एक ही क्रियापद हो सकता है। ये क्रियापद एक शब्द का भी हो सकता है, आई वॉक। ये क्रियापद दो शब्द का भी हो सकता है, आई एम वॉकिंग। और ये क्रियापद तीन शब्द का भी हो सकता है, आई विल बी वॉकिंग। तीन शब्द है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये तीन क्रियापद है, क्योंकि वो मिलके क्रियापद बनते हैं। अगर अकेला कोई भी शब्द आता है तो शायद वो क्रियापद न भी हो। जैसे मैंने बताया वॉकिंग, आई एम वॉकिंग में जो वॉकिंग है, अगर अकेला आता है तो वो वर्तमान क्रुदन कहा जाता है, वो क्रियापद नहीं है। आई हैव वॉकड, वॉकड भूतकाल भी हो सकता है, भूत क्रुदन भी हो सकता है। अगर वाक्य में अकेला आया है तो भूतकाल है, आई वॉकड, मैं चला था। लेकिन जब हैव के बाद आता है तो वो भूत क्रुदंत होता है, और अकेला भूत क्रुदंत कभी भी क्रियापद नहीं बन सकता। तो इस तरह से आपका फोकस, आपका ध्यान क्रियापद पे होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि क्रियापद वाक्य की आत्मा है, वाक्य का प्राण है, और वो गलत है तो पूरा वाक्य खराब दिखेगा। तो क्रियापद कभी भी दो नहीं आने चाहिए, और ये गलती अक्सर इसलिए होती है कि हम जब क्रियापद में दो शब्द होते हैं तो हम गलतफहमी में रहते हैं कि ये दो क्रियापद है। ऐसा नहीं होता, क्रियापद हमेशा एक होता है। अब मैं आपको काल्पनिक बातें कहता हूं, और इसके साथ साथ मैं आपको टेंस, एस्पेक्ट और पर्सन दिखाता हूं, ताकि आपके जो प्रिंसिपल्स है, आपकी जो समझ है, वो एकदम क्लियर हो जाएगी। समझो कपड़ा मैं धोता हूं और हर रोज धोता हूं, तो मैं कहूंगा आई वॉश क्लोथ्स। ये सिंपल टेंस, सॉरी प्रेजेंट टेंस है और सिंपल एस्पेक्ट है। आई वॉश क्लोथ्स। अगर मैं और मेरे दो दोस्त, हम 3-4 लोग मिलकर कपड़े धोते हैं तो बहुवचन हो जाएगा, लेकिन पर्सन फर्स्ट पर्सन ही रहेगा। जैसे हिंदी में मैं का हम हो जाता है, तो यहाँ पे आई का वी हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट पर्सन ही रहेगा। हम बोलते हैं और हम ही क्रिया करने वाले हैं। पहले मैं बोलता हूं और मैं